हैं अपने टीवी पे भी। ठीक। ज़ाहिद शाह शराज़ी साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आप अवेयर होंगे मार्का हक के हवाले से। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने पाकिस्तान ने जो है वो शानदार एक फ़तह हासिल की और भारत के जो तैयारे थे वो भी गिराए। और हमने उस मौके पर एक चीज़ देखी जो आज तक उसका सिलसिला चलता आ रहा है कि हमने पूरी कौम को यकजा देखा कि पाक फ़ौज से उन्होंने बड़े वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है और यकीनन हम सब पर उम्मीद है कि ये आगे भी चलता जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? उस मौके पर पाकिस्तान ने एक तो बेतहाशा मोहब्बत दिखाई अपनी फ़ौज को और फ़ौज की जानिब से भी पाकिस्तान का जिस तरह दिफा किया गया, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे बतूल बात कर रही थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा फ़ौज से मोहब्बत की है और ज़रा हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ भी चलना चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी शायद तरक्की हुई और पाकिस्तान, अगर आप अयूब खान साहब के ज़माने से ले लें, तो सबसे ज़्यादा डैम्स और आपके जो वाटर पावर प्लांट्स और सारी चीज़ें हुई, वो उनके ज़माने में हुई। आज तक मेरे ख्याल में टू बी वेरी ओपन, किसी सियासी हुकूमत के दरमियान और किसी जमहूरी हुकूमत के अंदर कभी इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं हुई। फिर आप देखें, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ चाहे लोग जो भी कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका और उसके तमाम ऑनस्लॉट को रोका, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, शामिल भी हुए और वो शामिल भी नहीं थे। और मेरे ख्याल में उसके दरमियान पाकिस्तान को कितनी जो है ना वो एक लिहाज से पजीराई मिली और एक इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया कि बेशक हमने सफ़र भी किया, हमने कुर्बानियाँ भी दी। आज जो सियासी जमातें या कुछ मजहबी जमातें उसको एक पोलिटिसाइज करने की भी कोशिश करती हैं। फिर आप देखें ओवरऑल जो हमारे मुल्क के अंदर एक एनार्किक सिचुएशन थी, सियासी जमातों की अपनी एक चपके लिस्ट थी, उनके अपने एजेंडे थे। हर शख्स चाहता है कि शायद वो तादम मर्ग जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत करता रहे। तो ये भी एक ऐसा रवैया था जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा थी और ये आप मानेंगे, इसमें कोई शायद डिस्कस करने में बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के बाद, 5 से 9 मई के दरमियान जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने एक रेजिलियंस दिखाई है कैसे दुश्मन के खिलाफ, जो कि हमेशा से अपने आप को हेजेमोनिक डिज़ाइन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर सुपर इम्पोज करने की अपने आप को कोशिश करता रहा है, उस मिथ को हमने तोड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बयानुल मरसूस के बाद मार्का हक जो हुआ, पाकिस्तान के अंदर एक रेनेसेंस जो है हुआ। मतलब है क्या पाकिस्तान के बाद शायद इतना बड़ा मौका पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। 65 की जंग बेशक हमने जीती, 71 में जो भी बुरे हालात थे, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान दोबारा रीबर्थ हुई उसकी, जी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आप देखेंगे हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो ये तमाम चीज़ें उसमें आएंगी कि किस तरीके से एक जो है ना वो साबित कदम कौम और उसकी अफवाज ने मिल के एक बहुत बड़े दुश्मन का मिथ तोड़ा। आप देखें हिंदुस्तान को, और मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान ने इंडिजिनसली खुद ऑल ऑफ अ सडन जो है एक ऑपरेशन संदूर प्लान किया और उसने हमला कर दिया। इट वाज अ काइंड ऑफ अ लिटमस टेस्ट। जो दुनिया के अंदर हॉस्टाइल कुव्वतें हैं, जिसमें इसराइल भी है, जिसमें बड़ी हद तक वेस्टर्न पावर भी हैं, जो चाहते थे कि हिंदुस्तान को जो अपने आप को शायद एक बहुत बड़ा एशियन टाइगर कहता था, इकोनॉमिक टाइगर कहता था, और उसको वो समझते थे कि शायद इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको जिस तरीके से पिच करके आगे लाया गया, आपने देखा 4 घंटे की एक जंग के दौरान हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी कौम ने, मैं कहूँगा ये देखें ये कौमी जंग थी, तो हमने उनके तमाम मिथ को विद इन 4 आवर जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब आप देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो आज़ादी के बाद पहली दफ़ा आज इंडियंस मानते हैं, आज अमेरिकन मानते हैं, आज यूरोपियन मानते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जहाँ हम बाहर बात करते हैं तो जैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता था कि पाकिस्तानी अपने आप को कहलाते हुए ज़रा-सा लोग जो है झिझकते थे। अब बकौल उनके कि वो अपना पासपोर्ट लहरा के चौक पे खड़े होकर बात कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक न सिर्फ हम कह सकते हैं मिलिट्री की फतह थी, बल्कि पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी फतह थी। और आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ, साउथ ईस्ट एशिया से लेके पाकिस्तान इंटरनेशनली दुनिया के लिए जो है एक बहुत बड़ा पीस स्टेबलाइजर है। वर्ल्ड वॉर 3 आपने रोकी। आप मतलब है कोई मानता है या नहीं मानता, किसी का अपना एजेंडा होगा, लेकिन आप यकीनन जो अमेरिका और इजराइल का ऑनस्लॉट था ईरान के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज था दुनिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए इसलिए था कि पाकिस्तान के 2 बॉर्डर, तो ऑलरेडी आपका ईस्टर्न बॉर्डर एक हॉस्टाइल दुश्मन आपके पास है जिसने कुछ महीने पहले आप पे हमला किया, और वो अब वो ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव और वो ड्रामा जो अभी तक चला रहा है। फिर आपका वेस्टर्न बॉर्डर देखें जिसको
तमाम दुनिया डिस्टेबलाइज कर रही है, और वो आपका एक बॉर्डर जो है ना डिस्टेबलाइज था। 24 घंटे आप के जवान कुर्बानियां दे रहे थे, हॉस्टिलिटीज थी, एक जंग नहीं थी, वाटर वॉर थी, इंट्रूजन थी, इकोनॉमिक वॉर थी उस बॉर्डर के ऊपर, फिर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा अफरीद था जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो जड़ों से खोखला कर रहा था। देन इट कम्स टू अगर आप ईरान भी एक ऐसी कुव्वत के हाथ चला जाता जो कि मुसाद या मैं सकता हूँ कि अमेरिका और CIA के ज़रिए तसल्लुत होती, तो पाकिस्तान के लिए खुद बड़ा चैलेंज था। तो आप देख रहे हैं कि ना जंग लड़ी, ना उन्होंने किसी का साथ दिया। आज वो कहते थे ना कि कुछ अर्सा कबल एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी, पाकिस्तान की ना में ना होगी। तो अब आज देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर आपके फील्ड मार्शल हाँ करते हैं तो वो भी हाँ करते हैं, अगर वो कहते हैं ना तो वो भी ना करते हैं। तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ रिजॉल्व जो कि शायद हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम भी है। और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि कोई कह रहा है कि शायद इंडियन चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, JF-17 थे, J-10C थे, जैसे कि बात की बतूल ने भी कि एक आप समझ लें कि एक टेक्नोलॉजी की जंग थी, AI की जंग थी, लेकिन उसके पीछे बैठने वाले लोग कौन थे? ये एक सवाल है, क्योंकि राफेल दुनिया का सबसे ताकतवर तैयारा था और उसको उड़ाने वाले शायद वो हिंदुस्तान को फतह नहीं दिला सके, और हम उनसे कई बड़े कम लेवल के ऊपर एक जहाज भी था, बड़े कम लेवल के ऊपर हमारे पास इक्विपमेंट भी था, लेकिन स्टिल जो हमारी कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन, जिसका रिजॉल्व था फील्ड मार्शल की सरबराही में आसिम मुनीर साहब की, और साथ साथ हमारी आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और जो इस वक्त हमारी इलेक्टेड हुकूमत है, आप उसको इक्वल क्रेडिट देंगे, क्योंकि देवर आर वन पेज। कारगिल वाला मामला नहीं हुआ था, इस दफा आप और जाहिर इस टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट का फर्क है अपने अंदर, वही दुनिया को बता देती है कि कितना फर्क था इन दोनों टेक्नोलॉजीज में, जो पाकिस्तान के पास मौजूद थी, जो इंडिया के पास मौजूद थी। अब इसमें एक पॉइंट आउट आपने जो किया कि इसराइल भी इंडिया की पुश पर था, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी थी, लेकिन इस जंग में हार के बाद हमने देखा कि किस तरह इंडिया आइसोलेशन का शिकार हुआ, अमेरिका और इंडिया में किस तरह से दूरी हुई, पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे दोनों। तो अब ये इस दूरी की बुनियादी वजह भी इस जंग में पाकिस्तान की कामयाबी थी कि पाकिस्तान अब उस तरफ रेलेवेंट हो गया है और इंडिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है। ये पहले आप इस पर ब्रीफली जवाब दीजिएगा, फिर ये बतूल के सामने भी ये सवाल रखता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर दो ममालिक थे, एक इंडिया और दूसरा इसराइल, जो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के ऊपर चल रहा था। मोदी और RSS का जो हिंदुआता का कॉन्सेप्ट था कि वो एक अखंड भारत बनाएंगे इस रीजन के अंदर, जिसमें उनके ख्वाब थे शायद जो शटर हुए। एक बड़ी चीज़ ये हुई। दूसरा, आपने टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी वॉरफेयर थी, आपने देखा और आपने यूटिलाइज किया उसको, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, रिजॉल्व अपनी जगह पे। लेकिन बेशक आपकी टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि आप इंडिया के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो एयर टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो ग्राउंड उसके डिफेंस S-400 थे या बाकी जो उसके इक्विपमेंट थे, वो आपके इक्विपमेंट के सामने जो है वो जीरो साबित हुए। एक ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।